नमस्कार दोस्तों। आज सुनते हैं मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखी कहानी डूबते किनारे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुनिया कितनी छोटी है, इसका अंदाजा महाबलेश्वर में तब हुआ जब बारिश में भीगने से बचने के लिए दुकान की टप्परों के नीचे शरण लेती रेवती को देखा। जयपुर में वह और रेवती एक ही ऑफिस में काम करते थे। आज काफी समय बाद पर्यटन स्थल की अनजान जगह पर रेवती से मिलना एक बड़ा इत्तेफाक और रोमांचकारी था। खुशी से बौराती सौम्या रेवती के गले लगते हुए बोली, कहाँ रही इतने दिन? कितना फोन लगाया तुझको, लगता ही नहीं था। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूं। हाँ, इधर बहुत व्यस्त रही। बेटी रिया की शादी में अपना होश ही नहीं था। बड़ी खराब हो, बेटी की शादी में निमंत्रण तक नहीं भेजा। सौम्या की शिकायत पर वह मुस्कुरा दी। आप लोग बातें करो, मैं गर्मा गर्म भुट्टे ले आता हूं। सौम्या के पति सलिल ने भुट्टे के बहाने दोनों सहेलियों को अकेले छोड़ना बेहतर समझा। हाय, कितने दिन बाद मिले हैं, समझ नहीं आ रहा कहां से बातें शुरू करूं। यहां कब तक हो और कैसे आई हो? आज ही निकलना है, मैं कैब का इंतजार कर रही हूं। दरअसल यहां एक रिश्तेदार के पास आई थी, फंक्शन था। अकेले? सौम्या ने आश्चर्य से पूछा। और क्या, इनके पास समय कहाँ है, जब देखो बिजनेस। अब बेटे ने संभाल लिया है तो इन्हें कुछ आराम है। सुनना रेवती, मेरे होटल चलते हैं, गप्पे मारेंगे। नहीं यार सौम्या, बिल्कुल समय नहीं है। कहते हुए वह मोबाइल पर अपने कैब की लोकेशन देखने लगी और हड़बड़ाकर बोली, कैब आ गई। रेवती मोबाइल से कैब वाले को अपनी लोकेशन बताने लगी। हाँ भैया, लोकेशन पर ही हूं। हाँ हाँ, बस थोड़ा सा आगे आइए, मैं आपको देख रही हूं। रेवती को अपने कैब ड्राइवर को दिशा निर्देश देते हुए सौम्या ने उसे अजीब नजरों से देखा। सौम्या की ओर देखे बगैर ही रेवती ने बैग में अपने मोबाइल को सरकाते हुए कहा, यहां की चाय ले जाना और स्ट्रॉबेरी भी। वैसे कहां कहां घूमी हो? छोटी सी तो जगह है, बरसात में तो लगता है हम बादलों में हैं। कहकर वह कैब की ओर देखने लगी। हाँ भैया, लोकेशन पर ही हूं। हाँ हाँ, बस थोड़ा सा आगे आइए, मैं आपको देख रही हूं। रेवती को अपने कैब ड्राइवर को दिशा निर्देश देते हुए सौम्या ने उसे अजीब नजरों से देखा। सौम्या की ओर देखे बगैर ही रेवती ने बैग में अपने मोबाइल को सरकाते हुए कहा, यहां की चाय ले जाना और स्ट्रॉबेरी भी। वैसे कहां कहां घूमी हो? छोटी सी तो जगह है, बरसात में तो लगता है हम बादलों में हैं। कहकर वह कैब की ओर देखने लगी। सौम्या उससे ढेर सारी बातें करना चाहती थी, पर दोनों सहेलियों के बीच वो कैब ड्राइवर किसी खलनायक सा आ गया। कैब ड्राइवर के आते ही रेवती उसके कंधे पर हाथ रखती हुई, चलो फिर मिलते हैं, कहकर चलती बनी। अरसे बाद मिलने पर क्या कैब छोड़ी नहीं जा सकती थी? ये शो मिलने की खुशी पर भारी पड़ गया। अरे तुम अकेली खड़ी हो, तुम्हारी सहेली कहाँ गई? दोनों हाथों में भुट्टा पकड़े सलिल पूछ रहे थे। चली गई, उसे कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। चलो तुम दोनों भुट्टे खा लो, कहते हुए सलिल ने उसे भुट्टा पकड़ाया। बारिश थम चुकी थी। सलिल आसपास के खूबसूरत नजारों में खो गए, पर सौम्या का व्यथित मन रेवती के उदासीन व्यवहार का आकलन करने में लगा हुआ था। संपर्क सूत्र का आदान प्रदान हुए बगैर कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, जैसे अनुत्तरित प्रश्न उसके पाले में डालकर यूं हड़बड़ी में निकल जाना उसे बड़ा अजीब लगा ही नहीं। कभी दोनों में घनिष्ठता थी, न कुछ जानने की ललक, न बताने की उत्सुकता। रेवती का अतिऔपचारिक व्यवहार सौम्या को अच्छा नहीं लगा। जयपुर से दिल्ली शिफ्ट होने के बाद वह जब भी रेवती को फोन करती, वह पूरे उत्साह के साथ अपने सुख दुख उससे साझा करती। फोन पर लंबी लंबी बेतकल्लुफ बातचीत में जहां सौम्या दिल्ली जैसी नई जगह पर मन न लगने का रोना रोती, वहीं रेवती अपनी नौकरी की व्यस्तता की भागादौड़ी के बारे में बताती। रिटायरमेंट का समय नजदीक आने पर लोग जहां भविष्य की चिंता में डूबते हैं, वहीं रेवती खुश थी कि रिटायरमेंट के बाद खूब आराम करेगी। रिटायरमेंट के पलों को सुकून से जिएगी और अपने पति आकाश के साथ खूब घूमेगी। इधर कुछ सालों से रेवती से उसका संपर्क टूट गया।
जो नंबर उसके पास था उससे उसका फोन नहीं लगता था। सौम्या को पुराने दिन याद आए। उसके और रेवती के बीच कितनी अच्छी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख की साझीदार थीं। जब सलिल का ट्रांसफर दिल्ली हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। उस वक्त रेवती ने उसे समझाया, परिस्थितियोंवश हमें कोई निर्णय लेना हो तो उसके पीछे खुश होने के कारण ढूंढ लेने चाहिए। अब देखो ना, आकाश मेरे घर में खाली बैठने के खिलाफ है। उनका मानना है कि काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया जाता, काम करने से क्रियाशीलता बनी रहती है। आकाश औरत की आजादी के पक्ष में है। क्या इतना मेरे लिए काफी नहीं? उनकी सकारात्मक सोच के चलते मैं अलवर से जयपुर अप डाउन कर पाती हूं। मैं खुश हूं कि आकाश खुले विचारों के हैं। वहीं दूसरी ओर तुझे नौकरी छोड़नी पड़ रही है क्योंकि सलिल को दूसरे शहर में तबादले पर जाना है। इस समझौते के पीछे सकारात्मक सोच ये होनी चाहिए कि सलिल और तुम्हें टकड़ों टकड़ों में जीवन जीने को नहीं मिलेगा। तुम कुछ भी कहो, मैं तो खाली समझौता ही कहूंगी। 1 मिनट को मेरी बात छोड़ दो। उधर आकाश क्या चाहते हैं ये भी छोड़ दो। बस दिल से कहो, अपने लिए तुम्हारा अपना मन क्या कहता है। सौम्या की बात सुनकर रेवती फीकी हंसी हंसकर बोली, इस भागदौड़ में क्या रखा है, कहने को आजाद हूं। आकाश जैसी खुली विस्तृत सोच वाला पति मिला है, फिर भी जीवन आसान कहाँ है। 60 से 65 किलोमीटर रोज के आने जाने में कब दिन शुरू होता है कब खत्म, कुछ पता ही नहीं चलता। कभी कभी मन में कसक उठती है कि कब वो दिन आएगा जब मैं रिटायरमेंट के बाद उन्मुक्त जीवन जीऊंगी, चिड़ियों की चहचहाहट सुनूंगी, चाय के कप से धीमे धीमे चुस्कियां भरूंगी, बरसती बूंदों की टप टप सुनूंगी, अपने जान पहचान के लोगों से संपर्क बढ़ाऊंगी, कुछ छूटा हुआ समेटूंगी, कुछ बेवजह यूं ही छोड़ दूंगी। ऐसे में जब बच्चे हायर स्टडीज के लिए बाहर हैं, आकाश के साथ बिना प्लानिंग कहीं निकल जाऊंगी। एक दूसरे का अकेलापन दूर करते हुए सुकून से जीऊंगी। आकाश का बस चले तो रिटायरमेंट के बाद भी मुझे व्यस्त रखें, जबकि मैं सुकून चाहती हूं। अब तो उस दिन का इंतजार है जब मेरा फेयरवेल होगा। कहकर रेवती अपने फुर्सती दिनों की कल्पना में डूब गई। क्या हुआ, तुम इतनी चुप चुप सी क्यों हो? सलिल के टोकने पर मन का पंछी अतीत से वर्तमान में फुदक कर आ गया। थकान सी हो रही है सलिल, होटल चलकर आराम करते हैं। सौम्या के कहने पर सलिल उसके साथ वापस होटल में आ गए। रात को डिनर के लिए डाइनिंग एरिया की ओर जाते समय सहसा ही सलिल के मुंह से निकला, अरे आज तो वाकई इत्तेफाक का दिन है। सलिल के इशारे पर सौम्या की नजरें उठीं तो बुरी तरह चौंक गई। कॉरिडोर में रेवती अपने रूम का लॉक खोलती दिखी। पीठ उनकी तरफ होने से रेवती सौम्या और सलिल को देख नहीं पाई। सलिल उसकी बेचैनी देखकर बोले, अगर तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें अवॉइड कर रही है तो समझदारी इसी में है कि तुम उनकी भावनाओं का ख्याल करते हुए उन्हें शर्मिंदा न करो। पर सौम्या को चैन कहाँ था। रात 9 बजे वह रेवती के कमरे का दरवाजा खटखटा आई। दरवाजा खुलते ही विस्मय, शर्मिंदगी और हड़बड़ाहट भरे भाव लिए खड़ी रेवती को परे धकेलती वह बेधड़क अंदर आ गई और नाराजगी भरे भाव में व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, तू तो अपने रिश्तेदार के यहां आई है, वहां जगह नहीं होगी, तभी शायद होटल में रुकी है, वह भी उस होटल में जिसमें हम ठहरे हैं। शायद तू तो आज निकलने वाली थी ना, तू क्या लेगी, चाय बनाऊं? रेवती के कहने पर सौम्या उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, इतने दिनों बाद मुझसे मिली है, क्या मन नहीं करता बातें करने का? जान सकती हूं वजह क्या है मुझे अवॉइड करने की। वह सकपकाते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है यार, क्यों अवॉइड करूंगी तुझे? रिश्तेदार से मिलने जरूर आई थी, पर रुकी होटल में हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह सुनकर 2 पल के लिए सौम्या रेवती को घूरती रही, फिर सहसा ही उसका हाथ पकड़कर बोली, क्या हुआ है तुझे, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। सच बता, अकेले आई है क्या? हाँ बिल्कुल। बच्चे और पति कहाँ हैं? बताया तो, बेटी रिया की शादी हो गई और बेटा रोहन एमबीए करके फैमिली बिजनेस में है, और पति आकाश
बिल्कुल बढ़िया है आकाश। उसके बाद कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई, एक अनावश्यक सी चुप्पी। सौम्या उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। दोपहर बाद की चंद पलों की मुलाकात में वह हंसी तो थी, पर उसकी हंसी आंखों तक नहीं पहुंची थी। अजीब सी गंभीरता ओढ़े मुरझाया चेहरा और सूखी भावहीन आंखें। औपचारिकता में लिपटा रुखा सूखा व्यवहार देखकर वह फुसफुसाई, चेहरा कैसा मुरझा गया है। कहाँ गया तेरा सुकून वाला फंडा। मैं समझती हूँ कि एक बार काम करने की आदत पड़ जाए ना, तो घर बैठना बिल्कुल नहीं सुहाता। आकाश जी अपने बिजनेस में व्यस्त होंगे और तू खालीपन सा महसूस करती होगी। ये सब सुनकर रेवती मुस्कुराती रही। उसे ध्यान से देखकर सौम्या बोली, मत मुस्कुरा इतना, कुछ चल रहा है तेरे दिल में तो बता दे। इतना सुन मुस्कुराती रेवती के भीतर जमा दर्द सखी के स्नेहिल स्पर्श से झरझर आंसू छलकने लगे। सौम्या उसे रोते देख हैरान रह गई, फिर बिना पूछे ही उसे सीने से लगा लिया। कुछ देर तक दोनों सहेलियां मौन रहीं। फिर कुछ देर बाद रेवती बोली, क्या कहूं तुझसे, और कह के भी क्या फायदा, मन हल्का होगा और क्या। सौम्या के कहते ही जब दर्द का गुब्बार निकला तो वह सन्न रह गई। लगा जैसे पैरों के नीचे से धरती सरक गई। रेवती अतीत के अवांछित प्रसंग को उसके साथ साझा कर रही थी। रेवती के ऑफिस का आखिरी दिन था। वह बड़े उमंगों से भरी घर से निकली। ऑफिस पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत हुआ। भावभीनी विदाई की पार्टी के बाद तकरीबन 12 बजे बॉस ने कहा, मुझे अलवर में कुछ काम है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूं, लेकिन तुमको अभी निकलना होगा। फूलों के हार, बुके और गिफ्ट को देखते हुए उसे बॉस के साथ जाने में ही समझदारी लगी। आखिरी दिन उसको जल्दी घर जाने की छूट मिलना कॉम्प्लीमेंट्री था। उसने झट से हाँ कर दी। वह जल्दी घर पहुंचकर आकाश को सरप्राइज करना चाहती थी, पर खुद सरप्राइज हो गई जब बड़ी देर तक घंटी बजाने के बाद आकाश ने दरवाजा खोला। शाम के 6:30 और 7 बजे के बीच आने वाली पत्नी को 2 बजे दरवाजे पर देखकर उसके बोल नहीं फूटे। रेवती घर के भीतर गई तो बेडरूम में अपने ही बिस्तर पर अपनी कॉलोनी की एक औरत को देख गुस्से से पागल हो गई। आकाश और उस औरत के अस्त व्यस्त कपड़े और हुलिये को देखने के बाद किसी सफाई की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। आकाश का यह रूप और राज जानकर उसका वह अस्तित्व हिल गया जिसे सुरक्षित रखने के लिए आकाश उसे नौकरी करने के लिए प्रेरित करता था। नौकरी की प्रेरणा के पीछे इतना घिनौना उद्देश्य जानकर वह विक्षिप्त सी हो गई। जिस आकाश को देखकर वह जीती थी, उस आकाश ने उसे जीते जी मार दिया था। नौकरी करने वह जाती थी और आजादी आकाश को मिलती थी अय्याशियां करने की। रेवती को फूट फूट कर रोते देख सौम्या ने उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाकर पूछा, तूने इतना घिनौना सच जानने के बाद भी उसके साथ रहने का निर्णय क्यों लिया? मैंने उसका चुनाव नहीं किया सौम्या। मैंने उस पद प्रतिष्ठा और बच्चों की शांति के लिए उनके भविष्य का चुनाव किया है, जिसको कमाने में मेरी पूरी उम्र लग गई। दुनिया के सामने वह मेरे आदर्श पति थे और आज भी हैं, जबकि हम एक घर में 2 अजनबी हैं। हम दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते ही करते हैं। क्या उसे अपनी गलती का एहसास है? पकड़े जाने के बाद गलती का एहसास किसे नहीं होगा? उसे भी वही डर है जो मुझे है कि ये बात बाहर आई तो समाज में क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। इसलिए वह अपनी गलती मानकर माफी मांग रहा है। पर मैं कैसे मान लूं कि जिस पति पर आंख मूंद कर मैंने भरोसा किया, उसने मेरी पीठ पर छुरा भोंका है, मेरे साथ विश्वासघात किया है। अपने दिल में उसके दिए नागफनी के कांटे लेकर मैं जगह जगह सुकून की तलाश में भटक रही हूं, पर सुकून नहीं मिलता है। सोते जागते उसका छल, उसके कुचक्र के कांटे मेरे दिल को घायल कर देते हैं। जिन सुकून के 2 शब्द उससे बतियाने को तरसती थी, वो अब ख्वाब बन गए। मैंने अपने फोन के सिम को तोड़कर फेंक दिया था इस भय से कि कहीं किसी जानने वाले का फोन न आ जाए, कहीं वह मेरी आवाज से मेरे मन के भीतर चल रहे तूफान को भांप न जाए, कहीं भावावेश में मैं वो सब न उगल दूं जिसे छिपाने के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरे स्वाभाविक स्वभाव के विपरीत उपजते कसैलेपन को भांप कर आज लोग
यहां तक कि मेरे अपने बच्चे बढ़ती उम्र की देन मानने लगे हैं। रेवती की आपबीती सुनकर वाकई सौम्या का दिल भर आया था। वह उसके हाथों को सहलाती हुई बोली, खुद को शांत रखना अपने हाथों में है। जब साथ रह ही रहे हो तो जो हो गया उसे भूलने की कोशिश करो। कहना आसान है, आदत के अनुरूप उसके प्रति अपनत्व कभी उभरता भी है तो अतीत की कंटीली झाड़ियां मुझे लहू लुहान कर देती हैं। मैं दूसरों के सामने हंसती मुस्कुराती जरूर हूं, पर सच ये है कि मैं जहां भी रहूं, कुछ भी करूं, नागफनी के दंशों की पीड़ा से मुक्ति नहीं पाती हूं। जब भी उससे बात होती है तब क्यों, कब, कैसे जैसे प्रश्नों में उलझ कर रह जाती हूं। हम जब भी बात करते हैं अतीत में उलझ कर रह जाते हैं और कड़वा अतीत नासूर बनकर रिश्ता है। रेवती की मनोदशा देखकर सौम्या ने बात बदलने की चेष्टा करते हुए पूछा, अच्छा ये तो बता कि तुम महाबलेश्वर कैसे आई हो? कोई है क्या यहाँ? अरे कोई नहीं है यहाँ। मैं अक्सर यहाँ की शांत वादियों में अपने अशांत मन को सुकून पहुंचाने की कोशिश में आ जाती हूँ। आकाश भी चाहते हैं कि मेरा मन शांत हो, मैं फिर से पहले वाली हो जाऊं। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश की कि मेरी जगह उनके दिल में वही है जो पहले थी। तू बता कि मैं इस छलावे को कैसे सच मान लूं। जो मैं वाकई उसके दिल में होती तो वो मेरे लिए अपने बहकते कदमों को रोक लेता, पर मेरी नौकरी में उसने सुविधा ढूंढकर मेरे साथ छल किया। तू बता, उसके लंबे समय तक चले आ रहे सोचे समझे छल को कैसे भूल जाऊं? रह रहकर रेवती के मन के घाव रिसते रहे। विगत के दोहराव से छाई मनहूसियत दूर करने के लिए सौम्या ने रेवती के दोनों बच्चों की बातें आरंभ की तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई। सौम्या को अच्छा लगा कि उसके मन का एक हिस्सा अभी भी जिंदा है। शायद इस हिस्से के भरोसे जीवन बीत जाए। एक दूसरे को अपनी अपनी कह सुन लेने के बाद अब दोनों शांत थीं। रेवती कॉफी बनाने लगी तो सौम्या की नजर दीवार पर लगी पेंटिंग पर टिक गई। पेंटिंग में उफनती लहरों के बीच एक स्त्री अकेली नाव खे रही थी। उस पेंटिंग में नदी के किनारे नहीं दिख रहे थे। उसे लगा मानो नाव में रेवती हो और वह अपने जीवन की नया को किनारे लगाने में पूरी शक्ति झोंक रही हो। किनारा देखते ही उसके चेहरे पर खुशी की झलक आई। थकावट से भरे मन मस्तिष्क शरीर विश्राम करने को बेकल हो गए, पर नाव का किनारों पर पहुंचना उसकी किस्मत में शायद नहीं था। नाव किनारे लगती उससे पहले ही किनारों ने डूबना आरंभ कर दिया था। उस स्त्री की विडंबना देख सौम्या की आंखों में न चाहते हुए भी आंसू भरते चले गए। तो ये थी मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखी कहानी डूबते किनारे। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।